Good evening, everybody. गुड इवनिंग Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। मैं एक बार आपको लास्ट क्लास वाला टॉपिक रिकॉल करवा रहा हूँ। उसके बाद आज की क्लास में हम हाइड्रोकार्बन्स में सेकंड फैमिली स्टार्ट करेंगे, एल्कीन्स। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। एल्केन्स में आप लोगों को मालूम है कि हम यस अनुभव बोलिए। सर एक्चुअली हमारा ना कल केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो सर उसमें मुझे कुछ रिलेटेड डाउट्स थे, तो वो क्लियर कर दीजिए। अनुभव वो आप क्लास हो जाने दो, 8:30 के बाद पूछ लेना मुझसे अलग से, ठीक है? ओके सर। चलिए एनीवेज ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने एल्केन्स कंप्लीट करा था। एल्केन्स की प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। एंड प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक सेपरेट स्ट्रक्चर बेस्ड टॉपिक करवाया था, व्हिच वाज कॉन्फॉर्मेशंस एंड प्रोजेक्शंस। ठीक है? प्रोजेक्शंस का मतलब सब लोगों को याद है मैंने क्या बताया था? प्रोजेक्शंस आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल ओवर अ टू डायमेंशनल प्लेन। ठीक है? किसी भी थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को एक टू डायमेंशन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, उसको एक प्लेनर सरफेस पे रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके आर कॉल्ड प्रोजेक्शंस। और जितने भी थ्री डायमेंशनल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लाइक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, आपको मालूम है ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होते हैं विद एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। और इस टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन को पेपर पे बनाने के अलग अलग प्रोजेक्शंस होते हैं, लाइक फिशर प्रोजेक्शंस, सॉहर्स प्रोजेक्शंस, न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस, वेज डैश प्रोजेक्शंस, आप और भी बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको तीन टाइप के प्रोजेक्शंस लास्ट क्लास में करवाए थे, the Fisher projections, the Sawhorse projections, and the Newman's projections. Fisher projection was very simple. Fisher projections are the straight line representation, जिसमें मीथेन को हमने प्लस की शेप में बनाया था। सेंटर में कार्बन लोकेटेड होता है और चार हाइड्रोजन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री दिखाए जाते हैं। बट दैट एंगल जस्ट सीम्स टू बी 90 डिग्री, एक्चुअली द एंगल इज 109.5 डिग्री। और किसी भी फिशर प्रोजेक्शन में आप लोगों को याद है कि हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स बोर्ड के अबव होते थे या बिहाइंड होते थे? हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स याद है सब लोगों को? टेल मी, फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप्स अबव द प्लेन होते थे या बिहाइंड द प्लेन? बताइए, सब भूल गए क्या? अनुराग आप बताओ, अनुष्का, अर्पित? away from the plane. above the plane, ठीक है? हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आर अबव द प्लेन, यानी कि हमारी तरफ आ रहे होते हैं बाहर की तरफ, एंड द वर्टिकल बॉन्ड्स आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन। ठीक है? तो मैंने अगर इस तरह से बनाया था तो मैंने आपको ये बताया था, ये जो हॉरिजॉन्टल वाले बॉन्ड्स हैं आपको इन्हें इमेजिन करना है कि दे आर कमिंग आउटवर्ड्स, एंड द वर्टिकल बॉन्ड्स दे आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये सिर्फ कार्बन बोर्ड के प्लेन पे रखा हुआ है। ये वाला जो बॉन्ड आपको ऐसे फ्लैट दिख रहा है, ये एक्चुअली बोर्ड के बाहर निकला होता है इस तरह से। इसी तरह से ये वाला भी बोर्ड के बाहर उठा हुआ होता है। सही है? सो ये इन्हें बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिर मैंने आपको दूसरे सॉहर्स प्रोजेक्शंस करवाए थे। सॉहर्स प्रोजेक्शंस में एक मिनट वेट करिए। अनुभव, यस, सॉहर्स प्रोजेक्शंस में मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल को टेट्राहेड्रली रिप्रेजेंट करा जाता है। किसी भी कार्बन के आसपास जो चार बॉन्ड्स होते हैं, जब हम उन्हें टेट्राहेड्रली रिप्रेजेंट करते हैं सो दैट द एंगल सीम्स टू बी 109.5 डिग्री, सो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशंस को सॉहर्स प्रोजेक्शंस कहते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर द न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट थे। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक बार में हम दो कार्बन एटम्स को कंसिडर करते थे एट अ टाइम। एक कार्बन एटम अबव द प्लेन रिप्रेजेंट करा जाता था और एक कार्बन एटम बिहाइंड द प्लेन रिप्रेजेंट करा जाता था। और अगर उसके अलावा भी कोई और कार्बन होते थे तो वो उन दो एग्जिस्टिंग कार्बन के ऊपर एज अ ब्रांचेस दिखाए जाते। याद है आपको, हमने इथेन का सॉहर्स प्रोजेक्शन का न्यूमैन्स प्रोजेक्शन डिस्कस करा था। हमने एक सर्कुलर प्लेन इमेजिन करा था। ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं ना, ये एक्चुअली में बोर्ड का प्लेन, ठीक है? बट अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड एक कार्बन निकला हुआ है। ये कार्बन इस सर्कल के प्लेन में नहीं है, ये कार्बन अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और इस ऊपर वाले कार्बन पे तीन हाइड्रोजन लगे हुए, एंड द अनदर कार्बन इज जस्ट बिहाइंड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इस सर्कल के पीछे। ठीक है? इसके जस्ट पीछे एक और कार्बन है, क्योंकि वो कार्बन के पीछे कार्बन है इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा, और उस पीछे वाले कार्बन पे तीन हाइड्रोजन बीच में से निकलते हुए नजर आ रहे थे।
So these type of projections are called the Newman's projection. और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के अंदर भी ये वाली पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन, किसी को नाम याद है इसका क्या था? This was staggered conformation. Staggered conformation is the one in which all the hydrogen atoms are distinctly visible. All the hydrogen atoms are maximum distant apart from one another. यहाँ पे आगे और पीछे वाले एंगल हाइड्रोजन 60 डिग्री अपार्ट होते हैं, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन अलाउड होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम पीछे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन्स को एक स्टीयरिंग व्हील की तरह पकड़ के रोटेट कर देते हैं, सो दैट ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाए, ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे और ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे, तो उस कॉन्फर्मेशन को इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, टेल मी चिराग, आप बताइए मुझे, आउट ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स व्हिच वन वाज मोर स्टेबल? दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी थी और क्यों? चिराग, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स में से कौन सी ज्यादा स्टेबल थी? स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल थी क्योंकि उसमें एटम ज्यादा फार अवे थे, because of the least repulsions exhibited between the atoms. Actually क्या होता है इन द इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन, जब हम इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन के पीछे लाएंगे तो 2 हाइड्रोजन एटम्स काफी क्लोज आने की वजह से हिंड्रेंस एक दूसरे को कॉज करेंगे और हिंड्रेंस की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। एंड आपको ये भी याद होगा कि ऑन वन साइड एक एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन होती है, दूसरे एक्सट्रीम पे रिलेटिवली अनस्टेबल इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन होती है, और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में लाई करती हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, एंड ऑल दोस इनफाइनाइट कॉन्फर्मेशन बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स आर कॉल्ड स्क्यू कॉन्फर्मेशन, SKEW। ये याद है मैंने आपको करवाया था एवरीबॉडी? यस सर। तो मैंने आपको यहां तक करवा दिया था लास्ट क्लास में। इसके साथ हमारा एल्केन्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। कोई डाउट तो नहीं है बताइए? अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एल्कीन्स टुडे। एनी डाउट? दर्शना, दिव्यांशु, हिमांशु, ईशिका, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, चलिए ठीक है। सो आज हम एल्कीन से स्टार्ट कर रहे हैं। एल्कीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशंस और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो एल्कीन्स हेडिंग डालिए। You all know कि एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, and alkenes are the unsaturated hydrocarbons. इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। सबसे पहले प्रिपरेशंस, एक और सब हेडिंग डालिए प्रिपरेशंस। एल्कीन्स की 4 प्रिपरेशंस हमारे सिलेबस में, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 डिफरेंट प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स। हम 4 प्रिपरेशंस डिस्कस करेंगे एल्कीन्स की। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग मुझे बताइए कि एल्काइल हैलाइड का मीनिंग याद है आपको? मैंने एक बार पहले भी बताया था। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? क्या मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है एल्काइल हैलाइड का? ओके, एनीबॉडी एल्स? आप बताइए सृजन, एल्काइल हैलाइड क्या होता है? जनरल फॉर्मूला बता दीजिए, बताइए अंशु। जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला मतलब आर की टर्म्स। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बताइए एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? किसी को याद है? एल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो IUPAC टर्म्स में दे आर आल्सो कॉल्ड हेलो एल्केन्स। एल्काइल हैलाइड्स होते हैं RX, किसी भी एल्काइल ग्रुप के आगे हैलोजन, ठीक है, लाइक मिथाइल ब्रोमाइड, एथाइल क्लोराइड एंड सो ऑन। सो पहली प्रिपरेशन हम एल्काइल हैलाइड से करेंगे। इसके अंदर थ्योरी लिखिए, सब लोग लिखिए। When alkyl halides are treated with alcoholic KOH, alkyl halides are treated with alcoholic KOH. अल्कोहलिक KOH के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कोहलिक KOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
then dehydrohalogenation takes place. Dehydrohalogenation takes place from alpha and beta position. Dehydrohalogenation takes place from alpha and beta position, resulting in the formation of alkenes. Resulting in the formation of alkenes. ओके लिखा? यस सर। बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज दिस प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस प्रिपरेशन में हम कुछ और भी एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। आप अभी नोट नहीं करना, पहले आप देखिए ध्यान से। देखिए CH3CH2Br, दिस इज ब्रोमोइथेन, या कॉमन नेम में क्या बोलेंगे इसे? इथाइल ब्रोमाइड। इसे हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाएं। अल्कोहलिक KOH। देखो KOH ना दो तरह का होता है, एक होता है अल्कोहलिक KOH और एक होता है एक्वस KOH। एक्वस KOH इज द वन, एक्वस किसी भी चीज के आगे तब लगता है जब कोई चीज आपने पानी में मिलाई, ठीक है, लाइक एक्वस H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 भी बोलते हो आप उसे। तो एक्वस मींस कि KOH डिसॉल्व्ड इन वाटर, लेकिन हम ले रहे हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का मतलब होता है KOH डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। अल्कोहल यहाँ पे एक सॉल्वेंट की तरह। याद रखिएगा अल्कोहलिक KOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये तो आपको मालूम होगा KOH, NaOH ये बेसिक इन नेचर होते हैं, दे आर एल्कलीज भी बोलते हैं इन्हें, सॉल्युबल बेसिस को। सो बेस होता है। अब बेस क्या होता है? बेस इज समथिंग व्हिच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर एसिड। बेस वो है जिसमें एसिड के लिए एक अट्रैक्शन होता है, एसिड के लिए एक एफिनिटी होती है, सही है। तो क्योंकि इसमें एसिड के लिए एक अट्रैक्शन है, इसलिए बेस क्या करेगा, इस अल्काइल हैलाइड में से एसिड एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेगा, इस अल्काइल हैलाइड में से एसिड निकाल लेगा खींच। अब इसमें से एसिड कैसे निकलेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। आप सब लोग बताइए, आप लोगों ने अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन ये नाम सुने या पहले या नहीं? नहीं सुनिए, देखिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये क्या मतलब होता है इसका ध्यान से सुनो इसको। सपोज CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका IUPAC नेम क्या होगा? सब लोग बताओ, सब लोग, एवरीबॉडी टेल मी द IUPAC नेम दिस अल्कोहल। ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन 1-ऑल। 1 भी तो लगाओगे ना, सिर्फ ब्यूटेनॉल नहीं, ब्यूटेन 1-ऑल। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1-ऑल। ये ऑल 2 पे भी तो लगा हो सकता था, 3 पे भी लगा हो सकता था, तो यू हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, एक तो होती है IUPAC नेमिंग में नंबरिंग 1 2 3 4। कॉमन नेम में हम ये कंसीडर करते हैं कि जो भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ में लगा होता है उसे हम कॉमन नेम में 1 ना बोल के अल्फा बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह से IUPAC नेम में 1 2 3 करते हैं, कॉमन नेमिंग में अल्फा बीटा गामा करते हैं, सही है। फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो गया अल्फा, अल्फा के बराबर होता है बीटा, फिर होता है गामा, फिर होता है डेल्टा एंड थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। आपको बस अल्फा और बीटा ही याद रखने हैं अपने सिलेबस में, आगे तक के क्या नंबर्स होते हैं वो सब आपको 12th में पढ़ाया जाए। अभी आप बस ये याद रखो, फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल साथ वाला कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा के बराबर बीटा होता है, बस बीटा तक याद रखो, वैसे उसके आगे फिर गामा होता है, फिर डेल्टा होता है, फिर थीटा होता है, फिर लैम्डा होता है, बहुत सारे होते हैं। जितने भी आपने ये ग्रीक सिंबल्स पढ़े होंगे ना, सिग्मा, पाई, इन सब को हम कार्बन नंबर्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर सिर्फ अल्फा और बीटा कार्बन की ही जरूरत पड़ेगी। सो एनी कार्बन अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा, एंड अल्फा के एडजेसेंट वाले को बोलते हैं बीटा। तो आप देखिए इस केस में Br इज द फंक्शनल ग्रुप, तो Br के बराबर में ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन और ये हो गया हमारा बीटा। अब KOH इज अ बेस। बेस क्या करता है? एसिड निकालता है। ये क्या करेगा? अल्फा कार्बन पे से Br निकाल लेगा, अल्फा कार्बन पे से Br निकाल लेगा बाहर, और बीटा कार्बन पे से एक H निकाल लेगा, यानी कि टोटल क्या निकला? HBr। और क्या HBr एसिड होता है? HBr इज एन एसिड।
जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HBr इज हाइड्रोक्रोमिक एसिड, ठीक है। तो अल्फा पे से Br और बीटा पे से H निकलेगा, और जब एक चीज अल्फा पे से भी निकल गई और एक चीज बीटा पे से भी निकल गई तो अल्फा और बीटा दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो गई, तो ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को पूरा करेंगे। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, कोई मुझे बता सकता है साइड प्रोडक्ट में क्या दिखाएंगे, सब लोग बताइए। यहां से Br निकला, यहां से H निकला, इन दोनों ने डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी कर ली, लेकिन साइड प्रोडक्ट में आप HBr नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये याद रखिए वो जो एसिड निकलेगा दैट एसिड विल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट भी तो कर जाएगा ना फिर सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, तो वो इसने एसिड निकाला इसीलिए तो है ताकि वो एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन अंडरगो कर ले, ठीक है। तो KOH will react with that HBr to form KBr plus H2। अब मुझे एक और चीज बताइए, सब लोग बताओ, अल्फा कार्बन पे से क्या निकला, अल्फा पे से हैलोजन निकला, दैट कैन बी एनी हैलोजन, ये तो मैंने Br लिया है, क्लोरीन भी हो सकता था, फ्लोरीन भी हो सकता था, तो अल्फा कार्बन पे से निकलता है हैलोजन, ठीक है। बीटा पे से निकलता है हाइड्रोजन, तो यानी कि एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकलता है, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोहैलोजनेशन। डिहाइड्रोहैलोजनेशन, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन का निकल, सही है। लेकिन ये कहां से निकलते हैं, अल्फा और बीटा पे, सो दैट अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और एल्कीन बन जाता है। सो आई होप आपको ये प्रिपरेशन क्लियर है सब लोग। यस सर। सर नोट करिए। एक Yes, और sir. बार समझा दो। देखो एक बार फिर से सुनो अनुष्का, किसी भी एल्काइल हैलाइड को जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अल्कोहलिक KOH एक बहुत ही स्ट्रांग बेस होता है, और बेस कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें एसिड के लिए एक अट्रैक्शन होता है, तो क्योंकि ये बेस है ना, तो ये इसमें से एसिड निकाले। बस आपको ये याद रखना है कि एसिड कैसे निकलेगा। अल्फा कार्बन पे से, अल्फा कार्बन उसे बोलते हैं जो हैलोजन के बिल्कुल साथ वाला है, अल्फा कार्बन पे से तो हैलोजन निकल जाएगा, और अल्फा के बराबर वाले बीटा पे से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से Br निकला, यहां से H, यानी कि HBr निकला। एंड अनुष्का यू नो ना कि HBr एक एसिड होता है, HBr इज एन एसिड, तो ये बेस था, इसने इसमें से एसिड निकाल लिया, और जब अल्फा और बीटा दोनों पे से एक एक चीज निकल गई तो अल्फा और बीटा ने आपस में डबल बॉन्ड बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और वो जो HBr निकला वो KOH के साथ रिएक्ट करके KBr और वाटर बना लेगा। टेल मी अनुष्का, आपको क्लियर है कि नहीं? ओके सर। सर बीटा में से क्या निकाला? बीटा पे से हाइड्रोजन, देखो ना यहाँ CH3 था, एक H निकाल लिया तो ये CH2 हो गया, ठीक है। तो इस कार्बन पे से तो ये Br निकाल लिया हमने, और इसके बराबर वाले कार्बन पे से एक H निकाल लिया। ओके अल्फा पे से हैलोजन, बीटा पे से हाइड्रोजन, ओके सर। और क्योंकि एक हाइड्रोजन एक हैलोजन निकलता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहाइड्रोजन। जल्दी से सब लोग ये नोट करो, अनुष्का जल्दी से इसे नोट करो, और मैं इसका और एग्जांपल बताता हूं। सबने नोट करा? देखो, और इसके एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, इसे और क्लियर करते हैं, इसमें और भी चीजें समझने वाली हैं। सपोज कीजिए मैं ये वाला एल्काइल हैलाइड दे देता हूं, और इसे आपको अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाना है। सो प्रोडक्ट बनाइए एंड टेल मी द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट। सब लोग करिए इस रिएक्शन को खुद, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बना के मुझे IUPAC नेम बताइए।
ओके, सब लोग ट्राई करो। और जो ऑनलाइन है वो बताइए किसको डाउट है, किससे नहीं हो रहा। टेल मी। अनन्या शर्मा, अनन्या काशू, हुआ आप लोगों से? अनन्या? यस सर। हो गया? नो। डाउट है? दर्शना, हिमांशु, इशिका, लक्ष्य? यस नहीं हुआ। दर्शना, यू आर नॉट ऑडिबल। सार्थक, श्रेया, अनुभव? देखो इसमें बड़ा बहुत सिंपल है। आई होप आप लोगों को शायद लगता है समझ में नहीं आया। मैंने आपको बताया जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। सो दिस इज अल्फा। और अल्फा के एडजेसेंट वाले को बीटा बोलते हैं। अब इसमें दो बीटा है, बट दैट डजंट मैटर, दिस इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। चाहे आप इस वाले बीटा पे से एच निकालो या इस वाले पे से, सेम ही चीज मिलेगी। तो सपोज करो इस वाले को ले लेते, आप ये वाला भी ले सकते। तो इस अल्फा पे से हैलोजन निकल जाएगा, बीटा पे से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, KCl इस केस में KCl प्लस H2O। अब बताइए सब लोग, इशिता, दर्शना, अनन्या, क्या डाउट है? Sir, I said I have done. ओके सॉरी। तो बताइए बाकी सब लोगों को समझ में आया? इशिता शायद आपको डाउट था, अनन्या आपको डाउट था? नहीं सर। ठीक है, सब लोगों ने नोट करा, आपको क्लियर है? अब Yes. एक और एग्जांपल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो थोड़ा डिफरेंट है, ट्राई कीजिएगा लेकिन। इसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाएंगे। करिए, सब लोग करिए, टेल मी द प्रोडक्ट। दोनों बनाइए। सब लोग बताओ, आई एम वेटिंग। कर लिया आप लोगों ने या नहीं? अनन्या, Yes sir. आस्था, दिव्यांशु, सर डन। Yes sir, done. पार्थ, श्रेया? Yes Sir, I sir. have a doubt. Okay, Parth. Shreya, tell me the IUPAC name of the product. Sir, CH2 CH3, sorry sir, CH3 CH2 CH double bond CH2 plus KBr plus H2O.
दैट मीन्स ब्यूट 1 इन आपने बनाया श्रेया, जो आपने स्ट्रक्चर बोला वो ब्यूट 1 इन है। आपने यहां से Br निकाला और यहां से H निकाल के यहां डबल बॉन्ड लगाया। दैट वाज योर प्रोडक्ट श्रेया। दर्शना आप मुझे IUPAC नेम बताइए। सर सेम। ओके, लक्ष्य, प्रियांश, मनन, मनन आपने करा? नहीं सर। डाउट है? सर समझ नहीं आ रहा। मनन इससे पिछले वाले एग्जांपल समझ में आए थे? ये सब वो एक आ गया था। ठीक है, देखो एक बार फिर से सुन लो सब लोग, जिसको भी डाउट है। आपने बनाया अंशु, सृजन क्या बनाया? 2 इन। आपने देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। सो दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड। ये एक सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड था जिसमें 2 बीटा कार्बन थे, लेकिन दोनों बीटा पे से कहीं से भी H निकाल लेते, यू गेटिंग द सेम प्रोडक्ट। अगर हम यहां से H निकालते तो डबल बॉन्ड यहां पे आता, और अगर हम यहां से H निकालते तो डबल बॉन्ड यहां पे आता। इन आइदर केस वी वर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट। लेकिन ये एक अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे एलिमिनेशन की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ध्यान से देखना और नोट ही करना। अभी देखिए, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा के एडजेसेंट वालों को बीटा बोलते हैं, तो दोनों बीटा है। सपोज करो ये बीटा है और ये बीटा डैश। एक को हम बीटा मान लेते हैं, एक को बीटा डैश मान लेते हैं। और मैं यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि अगर हमने बीटा पे से एलिमिनेशन करी तो क्या होगा, और बीटा डैश पे से करी तो क्या होगा। अल्फा पे से तो हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा। कौन से वाले बीटा पे से हाइड्रोजन निकलेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम 2 प्रोडक्ट्स बनाएंगे। देखो, अगर अल्फा पे से हाइड्रोजन और अल्फा के लेफ्ट वाले बीटा पे से H निकलता है, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आएगा, और आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। दिस इज ब्यूट 2 इन। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो थी कि अल्फा पे से Br और अल्फा के राइट वाले बीटा डैश पे से H। अगर यहां से Br और यहां से H निकलता है तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। उस केस में आपको मिलेगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। और देखिए, ये जरूरी नहीं है कि एरो आप ऐसे ही बनाएं, आप एक साथ 2 प्रोडक्ट प्लस करके भी लिख सकते हो, दिस प्लस दिस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते। बट द थिंग इज दैट कि क्या ये दोनों बनेंगे या इन दोनों में से कोई एक ही बनेगा? या दोनों मिलेंगे लेकिन एक मेजर एक माइनर होगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी किसी अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड पे से एलिमिनेशन की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पे हम सिर्फ कुछ एलिमिनेट कर रहे हैं, बदले में कुछ लगा नहीं। अगर आप कुछ निकाल के बदले में कुछ लगा देते हो तो उसे बोलते हो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। आप सिर्फ कुछ लगाते हो तो उसे बोलते हो एडिशन, लेकिन आप सिर्फ कुछ निकालते हो तो उसे बोलते हो एलिमिनेशन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बीटा पे से एलिमिनेशन हो सकती थी या बीटा डैश पे से एलिमिनेशन हो सकती थी। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको दोनों एल्कीन बनेंगे, मिलेंगे, लेकिन एक मेजर और एक माइनर। अब ये आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा। इसके लिए मैं आपको एक रूल करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि ब्यूट 2 इन इज मेजर एंड ब्यूट 1 इन इज माइनर। तो सबसे पहले तो जिन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था वो प्लस करके दूसरा वाला प्रोडक्ट भी बनाए, मेजर और माइनर मेंशन करें। फिर मैं आपको समझाता हूं कि मेजर माइनर पता कैसे चलता है। एंड ये भी बताइए किस किस को ये दोनों प्रोडक्ट समझ में नहीं आए। टेल मी वेरी फ्रैंकली, किस किस को अभी भी डाउट है कि ये 2 प्रोडक्ट कैसे बन गए? आस्था एंड अर्पित, आपको क्लियर है? यस सर। आस्था, यस सर, क्लियर है। मनन, आपको क्लियर हुआ? यस सर, आ गया। पार्थ, प्रियांश, सार्थक, यस सर, क्लियर। तो 2 प्रोडक्ट्स तो बना लिया, आप सब लोगों ने ड्रॉ कराइए। मैं अब आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगा कि कैसे पता चलता है कौन सा मेजर कौन सा माइनर होता है।
नोट करा? Yes. देखिए, जब भी किसी अल्काइल हैलाइड में से एलिमिनेशन की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपको दो अलग अलग एल्कीन मिल सकते हैं, तो आप दोनों ही एल्कीन बनाएंगे। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेजर होता है कौन सा माइनर? इसके लिए हम एक रूल करेंगे। आप एक हेडिंग डालिए, सेडजेव्स रूल। SAYTZEFF, सेडजेव्स रूल। लिखिए, इसका मतलब लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। whenever the elimination is possible in two ways, whenever the elimination is possible in two ways, then that alkene is obtained as the major product. That alkene is obtained as the major product. That alkene is obtained as the major product, which is more alkylated, which is more alkylated. Alkylated के आगे स्लैश डाल के ब्रांच्ड लिख लीजिए। एक बार फिर से चेक करिए। Whenever the elimination is possible in two ways, then that alkene is obtained as the major product, which is more alkylated. लिखा? किसी का मिस तो नहीं हुआ? Everybody? Yes, sir. अब इसका मतलब समझो, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। आपको सबसे पहले ये तो समझ में आ गया ना कि ये दो प्रोडक्ट कैसे बने। बस मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, बट अदरवाइज इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि दो प्रोडक्ट कैसे बने? सबको क्लियर है? अब अगर हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से मेजर कौन सा है, तो आप क्या करिए कि इसमें जो डबली बॉन्डेड कार्बन वाला कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला वो है ना पोर्शन, उस पोर्शन को एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज करिए। मतलब आपको एक्चुअली में करने की जरूरत नहीं है, बस इमेजिन करो या फिर आप रफ में बना लेना, बट आप जो फेयर में करोगे उसमें बॉक्स मत बनाना। आपको क्या करना है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसे एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज करो। सिर्फ उस पोर्शन को जो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना है, और ये देखो कि किस बॉक्स में से मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस बाहर निकल रहे हैं, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बाहर निकल रहे हैं। जिस बॉक्स में से मोर ब्रांचिंग बाहर निकल रही है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, वही सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगा। तो आप देखिए, ऊपर वाले बॉक्स में से एक मिथाइल इधर भी निकल रहा है और एक मिथाइल लेफ्ट में भी निकल रहा है, दो ब्रांचेस निकल रही हैं, दो एल्काइल ग्रुप निकल रहे हैं। लेकिन नीचे वाले बॉक्स में से बस एक ही साइड एक एल्काइल ग्रुप निकल रहा है, दूसरी साइड कुछ नहीं निकल रहा। तो ऊपर वाला ज्यादा एल्काइलेटेड है, ज्यादा ब्रांच्ड, ठीक है, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस निकल रही हैं उसमें। सेडजेव्स रूल यही कहता है कि whenever the elimination is possible in two ways, then that alkene is obtained as a major product which is more branched या which is more alkylated, यानी कि जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन पे मोर ब्रांचिंग निकल रही होगी या मोर एल्काइल ग्रुप्स निकल रहे हैं, वो मेजर प्रोडक्ट। गॉट इट और नॉट? समझ में आया ये रूल? सब लोग बताइए। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. सो रूल आपको समझ में आ गया। एक बॉक्स में आप, ये जो बॉक्स मैंने आपको बनाने के लिए दिखाया है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। एग्जाम में ये बॉक्स नहीं बनाना होता। एग्जाम में अगर मान लो आपको एग्जांपल आ जाए इस टाइप का कोई और आपसे पूछे मेजर क्या है माइनर क्या है, तो आप रफ में बना लेना अगर बॉक्स बनाए बिना नहीं समझ में आ रहा है, वरना तो इमेजिन कर लिया करो बॉक्स देख के कि कौन सा मोर एल्काइलेटेड एल्कीन है, वो देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाने पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती है। अल्फा पे से हैलोजन निकलता है, बीटा पे से हाइड्रोजन निकलता है, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। अगर आप सब लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शैल वी मूव टू द सेकंड प्रिपरेशन, या इसमें कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? No, sir. अनुराग, No, sir. अनुष्का, ओके।
अब देखिए जो मैं दूसरी प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूं ना, वो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल पहली प्रिपरेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। द सेकंड प्रिपरेशन इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल्स। आप सब लोगों को मालूम है अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए भाई, जो ऑनलाइन है वो लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH सर। OH। लिखिए इसकी थ्योरी लिखिए। When alcohols are treated with concentrated H2SO4, then they undergo the alpha beta dehydration. Resulting in the formation of alkenes. Alpha beta dehydration resulting in the formation of alkenes. क्लियर है? देखो क्या मतलब है इसका। कोई सा भी अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2OH, एंड इस अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाएं। अब आप सब लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने कभी भी ये पढ़ा है या कभी सुना है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है? डू यू ऑल नो दैट? पढ़ा है आप लोगों ने कभी? सब लोग बताइए जो ऑनलाइन है, कभी सुना है आप लोगों ने कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट? Yes, sir. Yes, sir. Dehydrating agent is the one which has the tendency to remove water, जो water को abstract कर लेता है। तो क्योंकि concentrated H2SO4 एक बहुत ही अच्छा dehydrating agent है, तो वो इसके अल्फा कार्बन पे से OH निकाल लेगा और बीटा पे से H निकाल लेगा। अल्फा पे से OH और बीटा पे से H, यानी कि H2O, ठीक है। तो देखिए अल्फा पे से OH निकलेगा, बीटा पे से H निकलेगा, तो अल्फा बीटा आपस में डबल बॉन्ड बना के वैलेंसी पूरी करेंगे, प्लस H2O। इस केस में H2O ही दिखाएंगे आप, वाटर निकल गया, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, और अल्फा बीटा का मतलब आपको पहले ही मालूम है, अल्फा पे से OH और बीटा पे से H, यानी कि कलेक्टिवली वाटर निकलता है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। पिछले वाले को हमने नाम दिया था डिहाइड्रोहैलोजनेशन, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकलता है, लेकिन यहां से वाटर निकल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। ये नोट करिए। उस वाले अल्काइल हैलाइड में बनेंगे ना जहां दो पॉसिबिलिटी होंगी, इसमें तो है ही नहीं ना दो पॉसिबिलिटी, इसमें तो एक ही बीटा है ना। तो उसमें हमारे दो बने थे, अगर हम OH को नीचे लगा देते, साइड में CH3 और लगा देते, तब नहीं बनता। साइड में एक CH3 से नहीं, वही वाला एग्जांपल लेना पड़ेगा आपको, एक CH3 से नहीं, ये वाला एग्जांपल लो। यहाँ पे तो वही एलिमिनेशन का तो तब भी वही केस रहेगा। अगर आप इस टाइप का अल्कोहल लेते हो तो अगेन द सेम थिंग, ये अल्फा है और ये बीटा और ये बीटा डैश, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही केस होगा, एग्जैक्टली सेम दो एल्कीन मिलेंगे, वही उसी हिसाब से मेजर माइनर डिसाइड होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सब लोगों ने नोट कर लिया ये रिएक्शन? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Sir. ठीक है। तीसरी प्रिपरेशन इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स पहले आप इसकी थ्योरी लिखिए, फिर मैं विसिनल वर्ड का मतलब भी समझाऊंगा आपको, बट फर्स्ट राइट द थ्योरी।
when vicinal dihalides are treated with zinc, when vicinal dihalides are treated with zinc, then alkenes are obtained. Vicinal dihalides are treated with zinc, then alkenes are obtained. लिखा सबने? Yes, sir. देखो, डाइहैलाइड्स, इसका मतलब तो नाम से पता चल रहा होगा आपको, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन लगे हों उसे हम डाइहैलाइड बोलेंगे। जैसे आप सब लोग मुझे बताओ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे भी Cl और इस पे भी Cl, क्या ये एक डाइहैलाइड है? इज इट अ डाइहैलाइड? क्या नाम होगा इस डाइहैलाइड का? IUPAC ने बताइए। देखिए आप लोग बहुत टाइम लगाते हो, नॉमेनक्लेचर पढ़ाने का फायदा क्या हुआ जब आप कंपाउंड को बस देखते ही रहो और कुछ बोलो ना। सर 1,2 डाइथेन। 1,2 डाइथेन। सॉरी सर, क्लोरो तो कहीं आया नहीं, इथेन दोबारा आ गया। डाइक्लोरोइथेन। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये इसका नाम है, ठीक है, और ये डाइहैलाइड है। अच्छा अब ये बताओ, CH3CH एक ही कार्बन पे दोनों, अब इसका क्या नाम होगा? ये भी डाइहैलाइड है, इसका क्या नाम होगा? Sir, 1,1 dichloro. 1,1 1,1 dichloroethane. डाइक्लोरोइथेन। दिस इज, हाँ बिल्कुल सही, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, और ये है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। देखिए ये याद रखिएगा, there are 2 prefixes, vicinal and geminal. vicinal हम तब यूज करते हैं जब 2 adjacent कार्बन एटम्स पे 2 ग्रुप्स लगे होते हैं, और geminal हम तब यूज करते हैं जब एक ही कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। एक ही कार्बन पे 2 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड geminal, और 2 adjacent कार्बन पे 2 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड vicinal। तो इसे हम बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड और इसे बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। और ये सिर्फ हैलोजन के लिए नहीं होता, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए अगर यहाँ पे OH लगे हुए हैं तो हम इसे बोलेंगे विसिनल डाइऑल। डाइऑल 2 अल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें विसिनल डाइऑल, और यहाँ पे 2 OH आ जाए तो जेमिनल डाइऑल। तो विसिनल और जेमिनल टर्म्स किसी भी फंक्शनल ग्रुप में यूज हो सकती हैं। विसिनल हम तब यूज करते हैं जब 2 एडजेसेंट कार्बन पे एक जैसे ग्रुप्स लगे होते हैं, और जेमिनल तब यूज करते हैं जब 2 एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप्स एक जैसे लगे हो। गॉट इट और नॉट? सब लोग पहले बताइए, विसिनल और जेमिनल का मतलब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आप एज एन एग्जांपल ये 2 नोट कर लीजिए। ये है, इसके नीचे लिख लो विसिनल डाइहैलाइड, ये विसिनल है, ताकि आप जब दोबारा देखो तो आपको याद आ जाए विसिनल का मतलब क्या होता है। और जेमिनल का भी एक एग्जांपल नोट कर लो, ये जेमिनल है। नोट करा? Yes, sir. अब देखो, इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में जो हम एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमें जेमिनल नहीं लेना, हमें विसिनल डाइहैलाइड लेकर चलना। कोई भी विसिनल डाइहैलाइड ले सकते हो आप। मैं इसका एक और एग्जांपल दे दूंगा आपको। किसी भी विसिनल डाइहैलाइड को यू आर जस्ट सपोज टू हीट इट विद जिंक। आपको इसे जिंक की प्रेजेंस में बस हीट करना है, और हीट का सिंबल बनाना है, कोई टेम्परेचर भी लिखने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू लर्न एनी टेम्परेचर वैल्यू, बस हीट का सिंबल बना। तो ये याद रखिएगा, जब आप किसी भी विसिनल डाइहैलाइड को जिंक के साथ हीट करोगे तो जिंक क्या करेगा, यहां से भी Cl निकाल लेगा, यहां से भी Cl निकालेगा, और ZnCl2 बना लेगा, जिंक क्लोराइड। और जब दोनों पे से एक Cl निकल जाएगा तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना के वैलेंसी पूरी करेंगे। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल प्रिपरेशन। आप किसी भी विसिनल डाइहैलाइड को जिंक के साथ हीट करेंगे,
Zn दोनों पे से हैलोजन हटा के दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप कर देगा, एल्कीन बन जाएगा। ये नोट करिए। इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए। देखिए ये भी एक विसिनल डायहाइड है कि नहीं है? इस विसिनल डायहाइड का आईयूपीएसी नेम कौन कौन बताएगा? हैंड रेज करो। टेल मी द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस विसिनल डायहाइड, लेकिन हैंड रेज करिएगा। बस 2 हैंड रेज हुए। आईयूपीएसी नेम पूछ रहा हूं मैं इसका। What about others? बाकी सब जिन लोगों की हैंड रेज नहीं है उन्हें आईयूपीएसी नेम नहीं आता इसका। इशिका, इशिता, लक्ष्य, मनन, प्रियांश, रोहित, शिवम, श्रेया, हिमांशु, आप बताइए। सर 1,2 ब्रोमाइन क्लोरो पेंटेन। नहीं, क्या बोल रहे हो? प्रोपेन। क्लोरो कहाँ है? यस दोबारा बोलो। सर 1,2 ब्रोमीन। ब्रोमीन नहीं बोलते, ब्रोमो बोलते हैं। और ब्रोमो अगर दो होती है तो डाई भी लगाते हैं। डाइब्रोमो प्रोपेन। 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो एक 1 पे ब्रोमो लगाए, 2 पे लगाए, सो 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इज इट क्लियर? और आपने कर लिया ना रिएक्शन, यहां से भी आर निकलेगा, यहां से भी आर निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यू विल गेट प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। सो सब लोगों को ये प्रिपरेशन भी क्लियर है? आर्यन, अदिति, कोई डाउट? नो सर। ओके। पार्थ, कोई डाउट? नो सर, वो गलती से हैंड रेज हो गया था। ठीक है, ठीक है। देखिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रिपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, आखिरी वाली। By selective reduction of alkanes, नहीं alkynes, selective reduction of alkynes, selective reduction of alkynes। इसका मीनिंग समझाऊंगा मैं, सेलेक्टिव वर्ड का क्या मतलब है, लेकिन पहले आप थ्योरी लिखिए। When alkynes are selectively reduced, when alkynes are selectively reduced with hydrogen, selectively reduced with hydrogen in presence of palladium and charcoal, in presence of palladium and charcoal, then cis alkenes are obtained. Cis alkenes are obtained. Cis alkenes are obtained, but when they are reduced with hydrogen in presence of sodium and liquid ammonia,
sodium and liquid ammonia, then transalkenes are obtained. Transalkenes are obtained. लिखा? यस सर। सबने? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, नया कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझिए। मैं एक ही रिएक्शन की 3 ब्रांचेस बना रहा हूं, आप अभी एक भी नोट नहीं करेंगे, सिर्फ देखिए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, दिस इज ब्यूट टू आयन, ब्यूट टू आयन। आई होप आपको नाम समझ में आ गया होगा, सब लोगों को नाम समझ में आ गया होगा। इस ब्यूट टू आयन का रिडक्शन करना, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब रिडक्शन भी 2 तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट रिडक्शन और एक होता है पार्शियल रिडक्शन। अगर मैं इसे हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाता हूं, 2 moles of H2 in presence of either nickel और प्लैटिनम और पैलेडियम, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, इन तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट ले, तो इन तीनों में से अगर किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन करते हैं ना, तो कंप्लीट रिडक्शन होगा। कंप्लीट का क्या मतलब है कि यहां पे 2 पाई बॉन्ड है ना, आपको पता है ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और 2 एचएस पे आ जाएंगे, 2 एचएस पे आ जाएंगे, पूरा एल्केन तक पहुंच जाएगा। दिस विल बी रिड्यूस्ड, कंप्लीटली रिड्यूस्ड टू एल्केन। ये तो हो गया कंप्लीट रिडक्शन कि आपने बीच के सारे पाई बॉन्ड तोड़ दिए, जितने एच ऐड कर सकते थे कर दिए। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि सिर्फ एक पाई बॉन्ड टूटे और एक एच आए, दूसरा पाई बॉन्ड ना टूटे, तो हम एल्कीन पे रोक पाएंगे। समझ रहे हैं आप? बीच में एल्कीन बन जाएगा। अभी तो एल्काइन से सीधे एल्केन पहुंच गया, कंप्लीट रिडक्शन हो गया। लेकिन अगर हम कुछ पार्शियल रिडक्शन टाइप की चीज करते, एक इनकम्प्लीट रिडक्शन करते कि एक पाई बॉन्ड तो रिड्यूस हो जाता, दूसरा बच जाता, तो एल्कीन पे रोका जा सकता था इस मॉलिक्यूल को, उसे बोलेंगे सेलेक्टिव रिडक्शन। अब पार्शियल रिडक्शन में ना 2 टाइप का होता है, देखिएगा। अगर आप इसे हाइड्रोजन से रिड्यूस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड चारकोल एज अ कैटलिस्ट, चारकोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, तो आपको पूरा चारकोल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सी लिख देते, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि आप हाइड्रोजन से रिड्यूस करेंगे पैलेडियम और चारकोल एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम हाइड्रोजन से रिड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। तो देखो, दोनों केस में पार्शियल रिडक्शन होगा, चाहे आप ये ले लो या ये ले लो, दोनों केस में एक एक हाइड्रोजन आए, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन। अगर आप पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हो ना, तो इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन ऊपर से अटैक करेगा, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन ऊपर से अटैक करेगा, और ये बन जाएगा ऐसा HCCH3 डबल बॉन्ड CHCH3। आप पहले देखो, मैं दोनों प्रोडक्ट बना दूं, उसके बाद मैं आपको चीजें समझाता हूं। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन से सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हो, तो एक कार्बन पे H ऊपर से आएगा, दूसरे कार्बन पे H नीचे से आएगा, तो कुछ इस तरह का बनेगा HCCH3 डबल बॉन्ड CH3H। ये देखो H आमने सामने लगे हुए, अपोजिट टू ईच अदर, और ये H ऑन द सेम साइड लगे हुए, ठीक है। अगर दोनों ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करता है, तो इस टाइप का फॉर्मेट बनता है। ये वही चीज है, आप देखो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन 1 2 3 4, ये वाले जो मिथाइल सीधे लिखे हुए थे ना, मैंने नीचे की तरफ लिख दिया ताकि आपको हाइड्रोजन में एक तरफ से दिखा सकूं, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है, इस कार्बन पे H ऊपर से आया, इस कार्बन पे नीचे से आया। अगर कभी भी डबली बॉन्डेड कार्बन पे, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे 2 सिमिलर ग्रुप सेम साइड लगे हो, तो इसे बोलते हैं सिस आइसोमर, और अगर अपोजिट साइड लगे हो तो इसे बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। तो अगर आप पैलेडियम और चारकोल की प्रेजेंस में सेलेक्टिव रिडक्शन करते हैं, तो सिस एल्कीन मिलते हैं। बोथ ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम पे दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे, और अगर आप सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में सेलेक्टिव रिडक्शन करते हैं, तो ट्रांस एल्कीन बनेंगे, दोनों कार्बन पे अपोजिट डायरेक्शन से हाइड्रोजन का अप्रोच। लेकिन अगर आप निकल प्लैटिनम पैलेडियम ले लेते हो, तो फिर तो ऐसा कोई कुछ होगा ही नहीं, उसमें तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा,
कंप्लीट डायरेक्शन दे दो, फिर सीधे एल्केन बन जाए। समझ रहे हैं? तो अभी हम एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वाला रिएक्शन हमें नोट नहीं करना चाहिए बिकॉज एल्केन बन रहा है, लेकिन फॉर कंपैरेटिव पर्पस, ताकि आप कंपेयर कर पाए, इसलिए आप ये भी नोट करेंगे, पूरा एज इट इज नोट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, सिस किससे बोलते हैं, समझ गए ना? व्हेन टू सिमिलर ग्रुप्स लाइज ऑन द सेम साइड, इसका पूरा नाम होगा सिस ब्यूटुइन, सिस ब्यूटुइन, ये ब्यूटुइन है ना, और ये ट्रांसब्यूटुइन, 1 2 3 4, ट्रांसब्यूटुइन, ट्रांसब्यूटुइन। ये नोट करिए पूरा रिएक्शन, और सब लोग बताइए सिस और ट्रांस का मतलब समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो इसे बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन, कि हमने सेलेक्टिवली रिड्यूस करा, मतलब हमने कुछ पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया। टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। सिस और ट्रांस का मतलब समझ में आया? पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल का मतलब होता है ट्रिपल को डबल पे रोक देना, लेकिन डबल को भी हम दो तरह से बना पा रहे हैं, एक सिस और एक ट्रांस, उसे बोलते हैं सेलेक्टिवली रिड्यूस करना, अपनी चॉइस के हिसाब से एक एल्काइन को रिड्यूस करना। अगर हमें सिस एल्कीन चाहिए तो हम क्या रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ट्रांस चाहिए तो हम क्या रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, सो पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में हमेशा आपको सिस आइसोमर्स मिलेंगे, और सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ट्रांस आइसोमर्स मिलेंगे। सब ने नोट करा या नहीं? यस सर। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है? आज हमने 4 प्रिपरेशंस करी, दीज वर द प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन की यही 4 प्रिपरेशन आपके सिलेबस में थी। अब हम अगली क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे बताइए। एनीबॉडी? सर हाँ सर, तो बोलिए। सर एक बार फिर से आप बता देंगे सिस और ट्रांस कैसे लिखा है हमने आइडेंटिफाई? देखो, एक ही कार्बन, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है ना, इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे दोनों सिमिलर ग्रुप, चाहे वो हाइड्रोजन को देख लीजिए या मिथाइल को देख लीजिए, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ अलाइंड है, सो बोथ द हाइड्रोजन एटम्स आर अलाइंड ऑन द सेम साइड। ठीक है, या बोथ द मिथाइल ग्रुप्स आर अलाइंड ऑन द सेम साइड, तो इसे बोलते हैं सिस। लेकिन इसका इन डबली बॉन्डेड कार्बन पे देखो, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर है और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन नीचे है, आमने सामने, अपोजिट टू ईच अदर, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांस। ऐसी मिथाइल को भी देख लीजिए, मिथाइल के रेस्पेक्ट में भी ये ट्रांस है। So if the similar groups lying on the same side of the doubly bonded carbon atom, then that isomer is called the cis isomer. While if the similar group lies on the opposite side of the doubly bonded carbon atom, तो उनसे trans isomer बोलते हैं। सार्थक? यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, बाकी सब लोग लीव कर सकते हैं। अनुभव को कुछ डाउट्स बता रहा हूं मैं। That's it for today. Okay, आज आप लोग इतना कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। Good evening, evening, sir. everybody. गुड इवनिंग सर। Good evening. Excuse me, sir.
यस मनन। सर आप मेरे को नोट्स भेज सकते हो जितना मेरा चैप्टर छूट गया पहले का? हाँ डेफिनेटली मैं भेज दूंगा आपको। ओके सर। ओके मैडम। यस अनुभव, आप बताइए आपको क्या पूछना है। सर एक्चुअली मुझे एक तो ये पूछना है कि हमें कार्बन कैटायन और कार्बन एनायन में कौन सा अनुभव स्टेबल है? एक मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो। ओके सर। हाँ अनुभव बोलिए। यस सर। सर एक्चुअली जैसे एक अभी हमारा प्री टर्म का हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा था कि स्टेबल कार्बन एनायन को आइडेंटिफाई करना था। तो सर मैं वो क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर दूं कि कैसे लिख दूं, मतलब बता देता हूँ। कैसे भी कर लो, बता दो मेरे को, स्ट्रक्चर बोल दो, मैं बना देता हूँ बोर्ड पे। ओके सर। सर इसमें ऑप्शंस थे 4। तो ये था, फर्स्ट ऑप्शन था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और सर CH2 पे चार्ज था। CH2 नहीं होगा, फिर CH होगा। सर CH2 इसके आगे भी कुछ है, CH2 के आगे कुछ है? नो सर। ठीक है, तो ये इतना ही हो गया बस। और बताओ। सर सेकंड ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH, और सर हाँ। CH पे फिर है सर CH ट्रिपल बॉन्ड C, और सर लास्ट है CH3 होल ट्वाइस CH। इसमें से स्टेबल बताना है या अनस्टेबल बताना है? सर स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बताना है। यस सर। कार्बन एनायन सर। कार्बन आयन सॉरी। सबसे Yes. ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन अनुभव इस केस में ही है। यस सर। कैसे होगा सर ये? देखो ये कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है, ठीक है? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, मालूम है यस आपको? सर। यस सर। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यस सर। sp हाइब्रिडाइज्ड में s कैरेक्टर कितना होता है? 50%, मालूम है आपको? 50% यस है, सर। 50% p है। यस सर। सबसे ज्यादा s कैरेक्टर इसमें ही होता है ना, मालूम है ये यस बात? सर। यस सर। ये याद रखिएगा, ग्रेटर द s कैरेक्टर, greater the s character, more is the electronegativity. More is the electronegativity. जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, आपको मालूम है अनुभव कि एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के पास सबसे पहले s आता है, फिर p आता है, फिर d आता है, फिर f आता है। सबसे sir. ज्यादा क्लोज s होता है ना, तो Yes, sir. न्यूक्लियस s के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छी तरह खींच सकता है। यस सर। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इसका कार्बन s कैरेक्टर ज्यादा कंटेन करता है, तो इस कार्बन का न्यूक्लियस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इट हैज अ मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई? यस सर। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर ही ज्यादा स्टेबल होता है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, उस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सर ये नहीं आया बताओ। मतलब। देखो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दो तरह के एलिमेंट होते हैं। यस सर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैसे कहते हैं बताओ? सर जो मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस पे आ जाता है। नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं व्हिच हैव अ गुड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। हाँ सर। जैसे मेटल्स,
मेटल्स होते हैं ना, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, आपने देखो एल्युमिनियम पे +3 आता है, सोडियम पे +1 आता है। क्यों आया Yes, इन पे sir. प्लस? क्योंकि दे हैव अ गुड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये Yes, sir. हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट नेचर का चार्ज आ गया ना। एलिमेंट की आदत तो है इलेक्ट्रॉन लूज करना, लेकिन इसने कर लिया गेन, तो ये इसकी नेचर के उल्टा हो गया। तो अपोजिट नेचर का चार्ज अनस्टेबल बनाता है चीजों को। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की आदत होती है नेगेटिव खींचना, लेकिन अगर उस पर पॉजिटिव आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब मान लो क्लोरीन है या फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उस पर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो उतना अनस्टेबल नहीं होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाए तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट नेचर का चार्ज आ गया। तो Yes, हम यहाँ sir. पे ये देख रहे हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, वो नेगेटिव को ज्यादा अच्छी तरह बेयर कर पाएगा, लेकिन जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव को उतनी अच्छी तरह होल्ड नहीं कर पाएगा। Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes, sir. और बताइए, और कुछ? सर एक और था, कार्बोकैटायन वाला था एक। उसमें सर बोलो। यही था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। CH3 सिंगल, अच्छा यही चारों थे? नहीं सर, ये थोड़े से अलग थे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और सर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और सर CH3। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है आगे। यस सर, यही वाला पूछना था कैसे। रेजोनेंस, देखिए ये पॉजिटिव यहाँ पे है ना, अगर ये वाला डबल बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। ये Yes, डबल sir. बॉन्ड अगर यहां चला गया तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, लेकिन इसकी इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो वो पॉजिटिव चार्ज जो पहले इस कार्बन पे था थोड़ी देर के लिए इस पे आ गया, तो एक ही पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पे ना रह के दो कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो पर यूनिट कार्बन वो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अच्छा सर, यस सर। रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। ठीक है सर, ये तो आ गया। सर एक और था कि हमें ये कैसे पता चलता है, मतलब कुछ कंपाउंड्स दे रखे थे, मतलब यही स्ट्रक्चर्स, और बोला था कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल भी। मुझे बताओ स्ट्रक्चर्स। सर एक तो था CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। सेकंड था सर CH3OH। फिर सर था CH2 डबल बॉन्ड CH, और सर फिर इसी के आगे CH3 भी लगा हुआ था, और सर था CH3NH2। आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल भी होगा और कौन इलेक्ट्रोफाइल भी होगा। यस सर। इसका आंसर ये होगा। ओके सर, कैसे हो सर? देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होता है which have a tendency to which is electron rich and which has a tendency to attack over the positive side। yes, जो sir. पॉजिटिव साइड पे अटैक कर सके, ठीक है। अच्छा ये इस पे एक सेकंड रुको, मेरे को ये भी चेक करने दो कि ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, और जो नेगेटिव पे भी अटैक कर सके। ये CH3NH2 दे रखा है बस। यस सर। अच्छा, और अनुभव इस केस में ना फिर आप ये वाला आंसर कंसिडर करो, ए पार्ट। मतलब ये है लेकिन ये उतने स्ट्रांग नहीं है, सबसे स्ट्रांग ही है। अब मैं उसका रीजन बताता हूँ अनुभव आपको। यस सर। आपको मालूम है कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, मालूम है आपको ये बात? यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी से HBr आता है, इसके HBr,
तो HBr में H पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और Br पे पार्शियल नेगेटिव होता है। यस सर। अब कोई नेगेटिव चीज जब देखेगी, ये नेगेटिव चीज जब देखेगी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पार्ट तो इस पे अटैक कर देगा, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल। ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ देगा, और जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पे H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CBr डबल बॉन्ड NH। आप देखो इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव ने भी अटैक कर दिया क्योंकि इसके कार्बन पे पॉजिटिव था, और पॉजिटिव ने भी अटैक कर दिया क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन पे नेगेटिव था। तो एक इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो गया और एक इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे क्योंकि दोनों का एडिशन हो गया, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, इवन दिस मॉलिक्यूल कैन आल्सो एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये भी दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गर ये। ओके सर, यस सर, समझ आ गया। ओके सर एक ये था। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ और है, बताइए। हाँ सर, सर मुझे ये जानना था कि जैसे बॉन्ड एंगल हमें कैसे पता चलता है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला अप्लाई कर दो सब पे, तो हाइब्रिडाइजेशन फार्मूले से आपको sp sp2 sp3 ये पता चल जाएगा। yes, और जैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी तो आपको एंगल तो मालूम ही होती है, sp में 180 डिग्री होता है, sp2 में 120 डिग्री होता है, तो उससे पता चल जाएगा। मतलब सर सिंपल sp से मतलब हमें हाइब्रिडाइजेशन से निकालना है, उसी से पता चलता है। ऐसी स्पीशीज दे रखी थी क्या, NO NO2 इस टाइप की कुछ? नहीं सर, जैसे ये था CH4 था, CO2 था और ऐसे दे रखे थे, और NH3 दे रखा था और H2O। CO2 दे रखा है? यस सर। तो CO2 में सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। हाँ सर, बाकी तो सर तीन मुझे पता ही थे, CH4 NH3 और H2O। CO2 में सबसे ज्यादा होता है 180 डिग्री इज द हाईएस्ट एंगल, 180 डिग्री से ज्यादा एंगल ही नहीं होता, ठीक है। तो CO2 में ये एंगल 180 डिग्री होगा, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है सर। बस सर एक और था कि हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन सा बॉन्ड हेटेरोलेटिक ही टूटेगा और कौन सा होमोलेटिक? पोलर बॉन्ड जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है वो हेटेरोलेटिकली टूटता है, और नॉन पोलर बॉन्ड होमोलेटिकली टूटता है। ठीक है सर, ओके सर। सर मुझे भी डाउट है। जल्दी बोलो लक्ष्य, जल्दी बोलो। सर कि कौन सा आइसोमेरिक फॉर्म होगा कि नहीं होगा? मतलब क्वेश्चन क्या है? सर ये है कि which of the following cannot be written in an isomeric form? बोलो क्या है? सर A part CH3 CHOH CH3 CH OH CH2 CH3 सिंगल मतलब बॉन्ड। ये वाला पूरा हो गया? नहीं सर, OH के आगे सिंगल बॉन्ड CH2। OH के आगे? OH के आगे नहीं हो सकता, क्या बोल रहे हो? अभी तो इसके नीचे आएगा, इसके आगे तो आ ही नहीं सकता सर। या ये ब्रैकेट में लिखा है? ब्रैकेट में लिखा है क्या OH? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है तो आगे बोलो। सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे लिखा होगा सर CH2 के बाद डायरेक्ट CH3 है। एक ही CH2 है OH के आगे? यस सर। हाँ और बोलो जल्दी जल्दी। B पार्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। C पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। और बोलो। D पार्ट है Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। सर इसमें पूछे which of the following is not written in an isomeric form? Which of the following cannot be written in an isomeric form? Yes sir। cannot be है, ये क्या है? पूरी लैंग्वेज पढ़ो। Which of the following cannot be written in an isomeric form? C
यस सर, ये कैसे पता लगाते हैं? ये जो OH है ना लक्ष्य, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये अभी ब्यूटेन 2 ऑल है ना? यस सर। मैं OH को 1 पे भी तो लगा सकता हूँ, ब्यूटेन 1 ऑल भी तो बन सकता है इसका एक आइसोमर। यस सर। ठीक है, तो इसका एक आइसोमर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये विसिनल डायलाइड है ना, हम इसे जेमिनल भी तो बना सकते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा उसका भी। यस सर। तो इसका भी आइसोमर बन जाएगा, समझे? यस सर। अच्छा, इसमें 2 ही कार्बन दे रखे हैं या एक और Yes, होगा sir. बीच में? सर 2 ही हैं। देखो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, CH3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड है, इसमें इसका Yes, फॉर्मूला है C3H6O, है ना? यस सर। अब ये कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका भी फॉर्मूला देखो C3H6O है। यस सर। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सही है? यस सर। लेकिन ये इसमें कुछ और नहीं बना सकते आप। ये Cl अगर आप यहां लगा दोगे तो भी ये 1 क्लोरोइथीन रहेगा, यहां लगा हुआ है Cl तो भी 1 क्लोरोइथीन है, इसका कुछ और आइसोमर नहीं बन सकता। अच्छा सर, ठीक है? ओके। सर एक लास्ट और था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे पता लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन है लक्ष्य, मेरा ना एक बैच है, लक्ष्य मेरा एक बैच है 9 बजे, आप मेरे को वो डाउट ना भेज दो व्हाट्सएप पे। ओके सर, ओके। ठीक है? हाँ, ओके सर, थैंक यू सर।